अलकापुरी गांव की सरहद पर एक हैंडपंप था। कोई भी गांव वाला इस हैंडपंप के नजदीक भी नहीं जाता था और इसका कारण था कमला का भूत। गांव वाले इस हैंडपंप को भूतिया हैंडपंप बोलते थे। हर रात कमला इस हैंडपंप के पास बैठकर रोया करती है। आज तक जिसने भी इस हैंडपंप के पास जाने की हिम्मत की, उसकी सिर्फ लाश ही मिली है। गांव का मुखिया था ठाकुर, जिसका एक बेटा था जो शहर में रहता था। और आज ठाकुर बहुत खुश था क्योंकि उसका बेटा अपने परिवार के साथ गांव आने वाला था। अरे भगवान, जल्दी करो, विनोद आता ही होगा। आ रही हूँ। अब क्या मैं जवान थोड़ी रही जो दौड़ के चली आऊं। बुढ़ापा आ गया है। हाँ, वो सब ठीक है, चलो स्टेशन चलते हैं। ठाकुर अपनी गाड़ी में स्टेशन पहुंचा। अपने बेटे और पोते को देखकर वो बहुत खुश था। पाए लागो दादाजी। जुग जुग जियो मेरे लाल, जुग जुग जियो। वो लोग अपनी गाड़ी में बैठकर लौट रहे थे कि अचानक विवेक का ध्यान उस भूतिया हैंडपंप पर पड़ा। रुको दादाजी। क्या हुआ? पापा, वो वही हैंडपंप है ना जिसके बारे में आपने बताया था? हाँ, वही है। पापा, क्या सच में उस हैंडपंप पे कोई भूतनी रहती है? हाँ, और यहाँ ज्यादा समय रुकना ठीक नहीं है। और बस ठाकुर ने अपनी गाड़ी शुरू कर दी, लेकिन विवेक अब भी उस हैंडपंप को एकटक देखे जा रहा था। आज ठाकुरों के घर में बड़ी चहल पहल थी, पर विवेक बोर हो रहा था। पापा, आपने कहा था ना आप मुझे गांव दिखाएंगे, तो चलो ना। हाँ हाँ, चलते हैं। विवेक पहली बार गांव आया था। उसे सब कुछ अलग लग रहा था। ये कौन सा पेड़ है पापा? ये इमली का पेड़ है। बचपन में हम इस पेड़ पर चढ़कर इमली तोड़ा करते थे। आप पेड़ पर चढ़ते थे? हाँ, और क्या। तो चढ़कर दिखाइए। अभी? हाँ, आप चढ़िए, फिर मैं भी चढ़ूंगा। ठीक है, चलो। विनोद जैसे तैसे पेड़ पर चढ़ गया और विवेक भी उसके पीछे पीछे चढ़ गया। जब मैं छोटा था ना, तो रवि और मैं इसी पेड़ पर बैठे रहते थे और पिताजी मुझे सारे गांव में ढूंढते थे। और वो क्यों? मैं पढ़ाई में कमजोर था। जब भी फेल हो जाता था, तब इस पेड़ पर चढ़कर बैठ जाता था, पिताजी की पिटाई से बचने के लिए। इससे याद आया, चल तुझे तेरे रवि काका से मिलवाता हूँ। विनोद और विवेक पेड़ से उतरकर रवि के घर पहुँचे। वहाँ विनोद और रवि बातचीत में व्यस्त हो गए और विवेक बोर होने लगा। पापा, मैं अभी आया। पर तू जा कहाँ रहा है? यही हूँ, आप बात कीजिए, मैं जल्दी वापस आ जाऊंगा। ठीक है, पर ज्यादा दूर मत जाना। विवेक गांव घूमने लगा। चलते चलते वो गांव की सरहद पर पहुंच गया और उसका ध्यान उसी हैंडपंप पर गया। शाम हो चुकी थी और सूरज ढलने ही वाला था। क्या सच में उस हैंडपंप पे कोई भूतनी रहती होगी? हो सकता है ये गांव वाले सिर्फ डराने के लिए भूतनी की कहानी सुना रहे हों। विवेक कंफ्यूज्ड था कि वो हैंडपंप के पास जाए या नहीं, पर कुछ देर बाद उसने फैसला कर ही लिया कि वो हैंडपंप के पास जाएगा और वो हैंडपंप की ओर चलने लगा। विवेक ने देखा कि हैंडपंप के चारों ओर एक सफेद पाउडर से रेखा खींची हुई है। लोगों को डराने के लिए गांव वाले क्या क्या करते हैं। जब विवेक हैंडपंप की ओर बढ़ रहा था, तो अचानक आंधी तेज हो गई। पत्ते यहाँ वहाँ उड़ने लगे और जैसे ही विवेक ने उस सफेद रेखा के अंदर कदम रखा, सब शांत हो गया। अचानक सब रुक क्यों गया? क्योंकि मैं आ गई। कमला को देखकर विवेक भागने की कोशिश ही कर रहा था कि कमला विवेक के शरीर में घुस गई और अब विवेक जोर जोर से हंसने लगा। ठाकुर, अब
तू यहाँ जरूर आएगा। कुछ देर बाद विनोद अपने बेटे को ढूंढते हुए हैंडपंप के पास पहुंचा तो उसने देखा कि विवेक अजीब ढंग से हैंडपंप के पास बैठा है। तू यहाँ क्या कर रहा है? मैं कब से तुझे ढूंढ रहा हूँ। हंस मत, घर चल। मैं अपने घर में ही हूँ, जा ठाकुर को लेके आ। क्या? सुना नहीं तूने? जा ठाकुर को लेके आ। विनोद को समझ आ गया कि विवेक के शरीर में कोई और है। वो अपने घर की ओर दौड़ पड़ा और रोते हुए अपने पिताजी को ये बात बताई। ठाकुर अपने पोते के लिए हैंडपंप के पास आ गया। आखिर तू यहाँ आ ही गया। मुझे पता था अपने बेटे और पोते के लिए तू यहाँ जरूर आएगा ठाकुर। कमला, मेरे पोते को छोड़ दे। उसने तेरा क्या बिगाड़ा है? वो तो बेचारा भी बच्चा है। मेरा भी तो एक बच्चा था ना। फिर तूने उसे क्यों मारा? भगवान की कसम, मैंने तेरे बच्चे को नहीं मारा। झूठ बोल रहा है तू। इस जमीन के लिए तूने मेरे बेटे को मारा ताकि मैं ये जमीन छोड़ के चली जाऊं और तू यहाँ ये हैंडपंप बांध सके। नहीं कमला, ये झूठ है। मुझे यहाँ हैंडपंप बांधना था, पर मैंने इस जमीन के लिए तेरे बेटे को नहीं मारा। हाँ, मुझसे एक गलती जरूर हुई थी कि तेरे मरने के बाद मैंने तेरे घर को तोड़वा के ये हैंडपंप बनवाया, वो भी गांव की भलाई के लिए। लेकिन मैंने तेरे बेटे को नहीं मारा। तो मेरे बेटे को किसने मारा? तेरे बेटे को टीबी की बीमारी थी। उस रात जब वो मुझे गांव में बेहोश मिला था तो मैं उसे हॉस्पिटल ले गया था। ठाकुर जी, इस बच्चे को तो टीबी है। इसके इलाज में अच्छे खासे पैसे लग जाएंगे। आप पैसों की चिंता मत कीजिए डॉक्टर साहब, मैं इसके इलाज का सारा खर्चा उठाऊंगा। कुछ देर बाद तेरे पिताजी हॉस्पिटल पहुंचे। मैंने उन्हें सब कुछ बताया और फिर मैं हॉस्पिटल से निकल गया। उसके बाद तेरे बेटे के साथ क्या हुआ ये सिर्फ तेरे पिताजी ही बता सकते हैं। जा मेरे बाबा को बुला ला, और अगर तेरी बात झूठ निकली तो तेरे पोते को मुझसे कोई नहीं बचा सकता। जा। ठाकुर कमला के पिताजी को लेकर हैंडपंप के पास पहुंचा। पूछ अपने बाबा से हॉस्पिटल में क्या हुआ था। मेरी गलती है, लल्ला मेरी वजह से मरा। हॉस्पिटल से निकलकर मैं लल्ला को एक दूसरे डॉक्टर के पास ले गया, जिसने मुझे कुछ दवाई दी और बोला कल तक लल्ला बिल्कुल ठीक हो जाएगा। मैंने लल्ला को वो दवाई खिला दी और फिर उसकी तबीयत खराब हो गई और अगली सुबह वो चल बसा। अगर मैं लल्ला को उस ढोंगी डॉक्टर की दवाई नहीं खिलाता तो सब कुछ ठीक होता, हमारा लल्ला जिंदा होता, तू भी जिंदा होती। ये सब सुनकर विवेक के अंदर घुसी कमला रोने लगी। लेकिन मैं उस ढोंगी डॉक्टर को छोड़ूंगी नहीं, बिल्कुल नहीं। उसे मेरे सामने अभी लाओ। कमला, तू मेरी बेटी की तरह है, इसलिए मैं नहीं चाहता कि तेरे सर पर किसी को मारने का पाप चढ़े। तुझे उस डॉक्टर को जो सजा देनी है दे, पर मारना मत। ठीक है। उस डॉक्टर को कमला के सामने लाया गया। डॉक्टर के हाथ पैर कांप रहे थे। मुझे माफ कर दो, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है। मुझे नहीं पता था कि मेरी उस दवा से वो बच्चा मर जाएगा।
मुझे माफ कर दो। तेरी एक गलती ने मेरे बेटे की जान ले ली और मेरी मौत का भी तू ही जिम्मेदार है। पर ठाकुर साहिब की नेकी की वजह से आज मैं तेरी जान बख्श रही हूँ। आज के बाद कभी किसी को कोई दवाई मत देना, समझा? हाँ, समझ गया, कभी नहीं दूंगा। आज तक मुझे लगता था कि आपने मेरे बेटे को मारा और इसीलिए मैंने भी अपनी जान दे दी ताकि मैं आपसे बदला ले सकूं। पर आप तो उसे बचाना चाहते थे। मुझे माफ कर दीजिए। विवेक बेहोश हो गया। जब उसे होश आया तो कमला जा चुकी थी। फिर कभी किसी ने कमला के रोने की आवाज नहीं सुनी और अब लोग उस हैंडपंप से पानी भी भरते थे।